हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो फाइनली आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे हमारे जो बचे हुए ग्लैंड्स हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और जो एक्स्ट्रा गोनाड्स हैं और जो किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर कर लेंगे। ओके, सो वी विल फिनिश दिस टॉपिक इन अवर टुडेज सेशन। स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड के साथ। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिवर और थायराइड को लेकर। तो लिवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड एंड थायराइड इज ऑल्सो अ ग्लैंड। ओके, बट लिवर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑर्गन। सो अगर आपको लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोला तो आप थायराइड ग्लैंड बोलोगे। देखो, लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जैसे गॉल ब्लैडर को, पैनक्रियास को। तो एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछा तो आप थायराइड ग्लैंड लिखोगे। ओके, सो लिवर थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। दिस बाइलोब्ड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। ये थायराइड ग्लैंड किधर प्रेजेंट होता है? अपने ट्रैकिया के सामने। ऐसे आपको मास, मतलब ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, बंडल ऑफ मास देखने को मिलता है। और ये है हमारा थायराइड ग्लैंड जो ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड मतलब क्या होता है? डम्बल शेप, यानी कि ऐसे टू लोब्स जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये थायराइड ग्लैंड भी हमको यहाँ पर ऐसे 2 लोब्स वाला स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ओके, सो दिस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया जस्ट बिलो द फैरिंग्स। ये अपने फैरिंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। सॉरी, जस्ट बिलो द लैरिंग्स। सॉरी, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द लैरिंग्स, दैट इज अवर वोकल कॉर्ड। ये देखो, ये जो अपना लैरिंग्स है इसको हम क्या बोलते हैं? वोकल बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो इसके जस्ट नीचे अपना थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इस थायराइड ग्लैंड, ये पूरा रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का ये ग्लैंड होता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। थायराइड ग्लैंड के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ये देखो, ये थायराइड ग्लैंड का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके पास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। द 2 lobes of the thyroid gland are connected by a non secretory band called isthmus। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स हैं, इनके बीच में आपको एक नॉन सेक्रेटरी बैंड, यानी कि एक मस्कुलर बैंड देखने को मिलेगा। और इस मस्कुलर बैंड को हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। इस मस्कुलर बैंड को हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। The thyroid lobes are composed of rounded follicles held together by interfollicular connective tissue called stroma। स्ट्रोमा मतलब क्या होता है? स्ट्रोमा मतलब यहाँ पर ये देखो, ये जो इंटरनल, ये जो आपको इंटरनल फॉलिकल्स और इंटरनल साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो हमारे थायराइड के जो इंटरनल सेल्स हैं, हमारे थायराइड के जो इंटरनल राउंडेड फॉलिकल्स है, ये आपस में कैसे चिपके हुए हैं? स्ट्रोमा की मदद से। स्ट्रोमा का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। स्ट्रोमा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ओके, द स्ट्रोमा कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज। ये देखो, अपने स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज। इधर देखो, आपको ऐसे रेड कलर के कैपिलरीज दिखाई देंगे। लेट मी जस्ट जूम दिस डायग्राम फॉर यू, 1 सेकेंड। यस, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, कैन यू सी? ये देखो, स्ट्रोमा में कितने सारे ब्लड कैपिलरीज है, दिखाई दिया है सबको? वेरी गुड। ओके, ऑल राइट। तो अब आगे देखो क्या बताया गया है। द स्ट्रोमा कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज देखने को मिलेंगे और बहुत सारे पैराफॉलिकुलर सेल्स देखने को मिलेंगे, जिनको हम सी सेल बोलते हैं। म्हणजे काय मॅम? थांबा, मी तुम्हाला परत डायग्राम दाखवते। ये देखो इधर पे, ये आपके ब्लड कैपिलरीज है और ये आपके सी सेल्स है। ये जो बीच बीच में आपको आईज के जैसे सिंगल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये एक सेल, ये एक सेल, ये जो सी सेल है, ये सी सेल किधर लेबल किया गया है? अपने स्ट्रोमा के जो फाइबर्स है, फाइबर्स के बीच में आपको ऐसे छोटे छोटे सिंगल सिंगल सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। थायराइड फॉलिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये देखो, ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको हम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये जो अपने थायराइड फॉलिकल के सेल्स है, ये नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या होता है? ये ज्यादा स्पेस देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो सके। सो दीज आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, म्हणजे असे सेल्स असतात आपल्या थायराइड फॉलिकलच्या मेम्ब्रेनचे। ओके, विच रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है एनिमल टिश्यू में, कि हमारे ये जो सेल्स होते हैं इनके नीचे एक नॉर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। एंड इट इज फिल्ड विद अ जिलेटिनस कोलॉइड। मतलब क्या बोला गया है? ये थायराइड फॉलिकल के अंदर आपका लिक्विड भरा हुआ होता है और इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? कोलॉइड। क्या बोलते हैं? कोलॉइड, विच इज अ जिलेटिनस सब्सटेंस, यानी जिसके अंदर आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। क्या बनेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। तो अब देखो इधर पे क्या बताया गया है, ध्यान से देखना। थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड टू सेक्रेट इट्स हार्मोन बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो, थायराइड ग्लैंड में कौन सा हार्मोन बनता है? इधर देखो, ये अपना थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। थायरोक्सिन हार्मोन
बनता थायराइड ग्लैंड में है, लेकिन ये रिलीज कब होता है? जब इसका सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये अपना हार्मोन बना के अपने अंदर ही स्टोर करके रखता है। ये अपना हार्मोन बना के अपने अंदर ही स्टोर करके रखता है। ये इसको रिलीज कब करेगा? जब पिट्यूटरी ग्लैंड से इसको सिग्नल आएगा। जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल नहीं आएगा तब तक ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा। सो थायराइड ग्लैंड को हम कब स्टिम्युलेट करते हैं? जब हमको थायराइड हार्मोन चाहिए, यानी कि टीएसएच हार्मोन की मदद से। पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच हार्मोन आता है। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि चलो थायरोक्सिन रिलीज करो। सो द टू हार्मोन सेक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स आर, देखो दो कौन से अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं अपने थायराइड ग्लैंड से। एक है थायरोक्सिन हार्मोन जिसको हम टेट्राआइडोथायरोनिन बोलते हैं या T4 हार्मोन बोलते हैं, और एक होता है ट्राईआइडोथायरोनिन। अब आप सोचोगे मैम ये T3 और T4 क्या होता है और इधर पे आयोडीन क्यों लिखा है? तो बेटा लोग, थायराइड हार्मोन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। थायराइड हार्मोन दो चीजों से बना है। एक है अपना थायरोक्सिन, मतलब ये थायरोक्सिन अपना हार्मोन है। थायरोक्सिन अपना क्या है? ये अपना हार्मोन है। दिस थायरोक्सिन हार्मोन इज मेड अप ऑफ आयोडीन एंड टायरोसिन। किससे बना है ये थायराइड हार्मोन? आयोडीन प्लस टायरोसिन। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, आयोडीन आपका सॉल्ट है। ये दोनों चीज मिला के आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। और ये किसकी वजह से होता है? एंजाइम्स की वजह से होता है। अगर समझो आपका एक अमीनो एसिड टायरोसिन, एक अमीनो एसिड एक आयोडीन से बाइंड हुआ, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? मोनोआइडोटायरोनिन। अगर दो आयोडीन मॉलिक्यूल बाइंड हुए तो बोलेंगे डाईआइडोटायरोनिन, थायरोनिन। मतलब बेसिकली क्या है, इधर पे भी एच आएगा, इधर पे भी एच आएगा, थायरोनिन। कितना आयोडीन मॉलिक्यूल है उसके बेसिस पे T1, T2, T3, T4 ऐसा डिसाइड करते हैं। एक आयोडीन मॉलिक्यूल है तो मोनो, दो आयोडीन मॉलिक्यूल है तो डाईआइडोथायरोनिन, तीन आयोडीन मॉलिक्यूल है तो ट्राईआइडोथायरोनिन। ओके, सो देखो इधर पे T1 एंड T2 मॉलिक्यूल्स बाइंड एंड टू एंड टू मेक कोलाइडल मास इनसाइड द फॉलिकल। ये जो T1 और T2 मॉलिक्यूल है, ये T1 और T2 मॉलिक्यूल आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं, तो ये अपना थायराइड फॉलिकल है। इधर पे देखो, इधर पे हमने देखा था ना, ये अपना थायराइड फॉलिकल है। थायराइड फॉलिकल के अंदर ये लिक्विड प्रेजेंट रहता है जिसको कोलॉइड बोलते हैं। तो ये कोलॉइड किससे बना है? T1 और T2 मॉलिक्यूल से बना है। ओके, दे आर फर्दर मेटाबोलाइज्ड टू प्रिपेयर T3 एंड T4, और आगे जाके इनमें हम एक्स्ट्रा आयोडीन ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमको T3 या T4 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। बेसिकली आपका जो T3 हार्मोन है, इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। इट इज फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव। अगर आपको किसी ने पूछा कि T1, T2, T3, T4 में से सबसे ज्यादा एक्टिव हार्मोन कौन सा है, तो आप बोलोगे T3 हार्मोन इज मोर एक्टिव। ओके, थायराइड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड दैट स्टोर्स इट्स हार्मोन्स। मतलब थायराइड ग्लैंड क्या करता है? ये अपना हार्मोन बना के अपने अंदर ही स्टोर करता है। हमने क्या पढ़ा था? हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन बनाता है। इधर पे हाइपोथैलेमस है, ये एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन बनाता है, पर ये खुद अपने हार्मोन को स्टोर नहीं करता है, ये उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेज देता है। तो ऐसे ही सारे के सारे जो ग्लैंड्स हैं वो अपना हार्मोन बना के अपने अंदर स्टोर नहीं करते, वो कहीं और छोड़ देते हैं। लेकिन थायराइड ग्लैंड ऐसा नहीं करता है। थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन अपने पास ही रखता है। ओके, सो आगे देखो क्या बताया गया है। Thyroid gland is the only gland that stores its own hormones. T3 and T4 hormones are stored before secretion. तो आपके थायराइड ग्लैंड में ये दो हार्मोन्स रेडी रहते हैं, ठीक है। T3 इज मोर एक्टिव बट T4 इज ऑल्सो फंक्शनल, सो दोनों हार्मोन बनते हैं। T3 और T4 पहले बन जाते हैं, लेकिन ये पहले ही सेक्रेट नहीं होते, ये स्टोर्ड रहते हैं, ये अपने अंदर थायराइड ग्लैंड के अंदर छुपे हुए रहते हैं। इसका सेक्रेशन कब होता है या इसका रेगुलेशन कब किया जाता है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर पॉजिटिव सिग्नल आया तो ये हार्मोन्स को हम रिलीज करेंगे, अगर नेगेटिव फीडबैक आया तो इसको हम स्टॉप करेंगे। बेसिकली थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है? अपना डाइजेशन फास्ट करना, यानी अपना मेटाबॉलिज्म डिसाइड करना। तो जब हम खाना खाते हैं तभी अपना पॉजिटिव फीडबैक आता है और थायराइड हार्मोन सेक्रेट होता है ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म हो सके। जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो पॉजिटिव फीडबैक मतलब हार्मोन सेक्रेट करना, नेगेटिव फीडबैक मतलब हार्मोन स्टॉप करना। ओके, ऑल राइट। तो ये देखो, ये सब सिग्नल किधर से आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। ये सब सिग्नल किधर से आ रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच हार्मोन बन रहा है, और टीएसएच हार्मोन के वजह से ही आपका थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है। ओके, देखो थायरोक्सिन रेगुलेट करना यानी कंट्रोल करना द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ अवर बॉडी, अपनी बॉडी का बीएमआर। बीएमआर मतलब क्या होता है? आपने कितना खाना खाया, उसका कितना मेटाबॉलिज्म हुआ, और ये मेटाबॉलिज्म करने के लिए कितना टाइम लगा, उसको रेट बोलते हैं।
तो इट ऑल्सो रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म बाय स्टिमुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज। देखो थायराइड हार्मोन की वजह से हमारा खाना का मेटाबॉलिज्म होता है, खाने का मेटाबॉलिज्म होता है मतलब खाने में से हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स मिलते हैं, और ये प्रोटीन्स की वजह से हमारी बॉडी के टिश्यूज की डेवलपमेंट होती है। इट हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन बाय इंक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन। जब आप खाना खाते हो, जब आपका खाना डाइजेशन हो जाता है तो देखो बहुत गर्मी होती है, जैसे खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद बहुत गर्मी होती है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है बिकॉज हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। इट ऑल्सो इंक्रीजेज एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। हमारी बॉडी के जो इमरजेंसी हार्मोन्स है, जो हमको ताकत देते हैं, जो हमको एक्साइटमेंट देते हैं, ये दो हार्मोन्स को भी कौन एक्टिवेट करता है? थायराइड हार्मोन। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। ये तो थोड़ा इसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, थायराइड हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। इट मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि होम्योस्टेसिस भी करता है अपना थायराइड हार्मोन, होम्योस्टेसिस और ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस यानी सॉल्ट और वाटर पीएच एंड टेम्परेचर। होम्योस्टेसिस यानी पीएच और टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, और ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि सॉल्ट और वाटर का बैलेंस रखना। तो थायराइड ग्लैंड इज अ वेरी स्मार्ट ग्लैंड जो हमारी बॉडी के दोनों प्रोसेसेस को करता है, होम्योस्टेसिस भी करता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन फीमेल्स। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करके रखता है ताकि हमारी बॉडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे आ सके। पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स के बीच में ऐसे ये आइज शेप के सेल्स प्रेजेंट है ना, इनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सी फॉर कैल्शियम। तो ये जो सी सेल्स है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैल्सिटोनिन हार्मोन, और कैल्सिटोनिन हार्मोन की वजह से हमारे ब्लड में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कैल्शियम का लेवल कम होगा या ज्यादा होगा, ये कौन डिसाइड करता है? सी सेल्स डिसाइड करते हैं। ओके, अब इधर पे हमको थायराइड ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। क्या बताया गया है मैम इस डिसऑर्डर में? अगर समझो बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं उसको हम? हाइपरथायरॉयडिज्म। इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स। हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा, मोर। तो अगर ज्यादा थायराइड हार्मोन सेक्रेट हुआ है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाएगा, यानी कि आप जैसे ही खाना खाओगे वैसे ही आपका खाना मेटाबोलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ खाना रुकेगा ही नहीं, खाया डाइजेस्ट हो गया, फटाक से वो वेस्ट हो गया, मतलब फटाक से एक्सक्रीट हो गया। तो दिस इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, सेंसिटिविटी, स्वेटिंग, फ्लशिंग। मतलब जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ज़्यादा पसीना आएगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी बढ़ेगी। खाना खाने के बाद पसीना क्यों आता है? गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है, तो उतना ज़्यादा पसीना आएगा। फ्लशिंग यानी कि पूरा चेहरा एकदम ऐसे रेड हो जाएगा गर्मी के वजह से। रैपिड रेस्पिरेशन, अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा क्योंकि डाइजेशन फास्ट हो रहा है। देन बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स, जिनके बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, वो एकदम पतले सूखे कांडी के जैसे होते हैं, उनकी आंख एकदम ऐसे बाहर आ जाती है बटाटा वड़ी के जैसे, तो उसको बोलते हैं बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स ऐसे। एंड इट अफेक्ट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, ये हमारी बॉडी के और भी बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का एक एग्जांपल है ग्रेव्स डिजीज। हाइपरथायरॉयडिज्म का एक एग्जांपल क्या है? ग्रेव्स डिजीज, या इसको आप एक्स ऑप्थाल्मिक गोइटर भी बोल सकते हो। एक्स मतलब आउटसाइड, एक्स मतलब क्या होता है? आउटसाइड, और ऑप्थाल्मिक मतलब क्या होता है? आईज। तो जब हमारे आईज ऐसे बाहर आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्स ऑप्थाल्मिक गोइटर। तो ये अडल्ट्स में देखा जाता है। इन अडल्ट्स हाइपरथायरॉयडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स। प्रोट्रूडिंग यानी कि आउटकमिंग, जब हमारे आईबॉल्स ऐसे बाहर आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स। इंक्रीज्ड बीएमआर, बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है जिसके वजह से खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, जिसके वजह से बॉडी में खाना रुकता ही नहीं है, सीधा बाहर चला जाता है, मतलब सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो वेट लॉस। इंक्रीज्ड बीएमआर प्रोड्यूसेस अ रेंज ऑफ इफेक्ट। जितना फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा उतना फास्ट रेस्पिरेशन होगा, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर हाई होने की वजह से रेस्टलेसनेस हो जाएगी, मतलब हमारी बॉडी नर्वस हो जाएगी, एंग्शियस हो जाएगी, और बॉडी में खाना बच ही नहीं रहा है तो हम ऐसे चिड़चिड़ करने लगेंगे, एकदम इरिटेबल हो जाएंगे, हमारे हाथ पैर ऐसे कांपने लगेंगे। ट्रेमर मतलब क्या होता है? वाइब्रेट करना, ऐसे शिवर करना। सो ट्रेमर ऑफ फिंगर्स एंड बल्जिंग आईबॉल्स, मतलब अपने आईबॉल्स ऐसे बाहर आ जाएंगे। ओके, अभी ये तो थायराइड हार्मोन का जब मोर कॉन्सेंट्रेशन से क्रिएट होता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ यानी कि लो थायराइड हार्मोन अगर हुआ तो उसके वजह से क्या होता है? ये थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, या कभी कभी थायराइड हार्मोन रिमूव करने की वजह से भी होता है। देखो ये आपका सीईटी क्वेश्चन है। रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज व्हाट? थायरोडेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको हम? थायरोडेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है? दो टाइप के डिजीजेस हमको बताए गए हैं, एक क्रेटेनिज्म, एक मिक्स ओडिमा।
क्रेटिनिज्म बच्चों में होता है, मिक्सोडिमा अडल्ट्स में होता है. क्रेटिनिज्म में क्या होता है, ये छोटे बच्चों में देखा जाता है. इन्फंट्स म्हणजे जे खूप लहान शिशु असतात, 1 वर्षाचे पण खालचे जे असतात, बिलो 1 इयर्स के जो बच्चे होते हैं. क्रेटिन हैज रिड्यूस्ड बीएमआर एंड लो ऑक्सीडेशन. क्रेटिन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आपका बीएमआर यानी आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाता है. तो मेटाबॉलिज्म अगर स्लो होगा तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एकदम स्लो मिलेंगे. अगर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एकदम स्लो मिल रहे हैं तो बॉडी की ग्रोथ एकदम स्लो होगी. ग्रोथ अगर एकदम स्लो हो रही है तो डेवलपमेंट भी नहीं होगी. समझ में आ रही है आपको बात? सो दे आर शॉर्ट स्टेचर. तो ऐसे बच्चे कैसे रहते हैं, इनकी हाइट छोटी रहती है क्योंकि इनका स्केलेटन डेवलप ही नहीं होता है, इनकी बोन्स वगैरह डेवलप ही नहीं होती है. दे आर मेंटली रिटार्डेड, इनका ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होता है. दे शो ड्राई स्किन, इनकी स्किन एकदम मुरझाई, एकदम ड्राई ड्राई रहती है. इनका टंग एकदम मोटा रहता है जिसकी वजह से अब करके ये तोतला मतलब ऐसे ब्लैबर करते हैं, स्टैमर करते हैं. दे हैव प्रोलॉन्ग्ड नियोनेटल जॉन्डिस, मतलब ऐसे बच्चों में जिनमें क्रेटिनिज्म होता है उनको बार बार जॉन्डिस हो जाता है. प्रिलॉन्ग्ड नियोनेटल, नियोनेटल मतलब इनबॉर्न, नियोनेटल मतलब क्या होता है, इनबॉर्न. बचपन से इनको बार बार जॉन्डिस हो रहा है. दे शो लेथार्जी, लेथार्जी मतलब हमेशा लेजी रहना, बिल्कुल कुछ करने की एनर्जी नहीं रहती है. ओके, सो लेजी. एंड कॉन्स्टिपेशन यानी कि इनका बीएमआर स्लो हो रहा है तो जिसकी वजह से बार बार इनको लूज मोशंस जाते हैं और इनकम्प्लीट पॉटी निकलती है. दिस कैन बी ट्रीटेड बाय अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. तो अगर पता चल गया है कि बच्चे को क्रेटिनिज्म है तो हम उसको आर्टिफिशियली थायराइड हार्मोन्स के इंजेक्शन या टैबलेट्स दे सकते हैं जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है. द क्रेटिन शोज स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, स्टंटेड यानी कि शॉर्ट यानी हाइट नहीं बढ़ती है. डिलेड प्यूबर्टी, ऐसे फीमेल्स में प्यूबर्टी भी जल्दी नहीं आएगी. ओके, मतलब जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे और इनका ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होगा. तो ये शॉर्ट में आपको कंक्लूजन दिया है. ओके, अगर अडल्ट्स में थायराइड हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा, जैसे अभी समझो मेरे बॉडी में अगर थायराइड हार्मोन कम हुआ तो मतलब मैं एक केस बोल रही हूँ. सो उसको बोलते हैं मिक्स ओडिमा. इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन अडल्ट्स. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेक्यूलियर थिकनिंग एंड पफिनेस ऑफ स्किन. पेक्यूलियर मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक, मतलब हमारी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट जो है वो एकदम से पफी, एकदम मोटी हो जाते हैं. आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों के हाथ एकदम ऐसे तकिए जैसे मऊ मऊ असतात, एकदम सॉफ्ट, एकदम पफी पफी रहता है. अभी मेरा हाथ तो एकदम हड्डी जैसा है बट कुछ कुछ लोगों के हाथ एकदम ऐसे पफी रहते हैं, स्किन बहुत ज्यादा रहती है. ओके, तो पफीनेस ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनस टिश्यू. सबक्यूटेनस टिश्यू मतलब क्या होता है, हमारा ये जो मस्कुलर लेयर होता है इसको सबक्यूटेनस टिश्यू बोलते हैं. स्पेशली फेस और एक्सट्रीमिटीज, मतलब एक्सट्रीमिटीज मतलब आपके फिंगर्स, आपके हैंड्स, आपके लेग्स, आपका फेस, इधर पे ऐसे एकदम पफी पफी चेहरा हो जाएगा. ओके, एकदम फूला फूला, स्पंजी स्पंजी. पेशेंट्स लैक अलर्टनेस, ऐसे पेशेंट्स अलर्ट नहीं रहते हैं, मतलब ऐसे एकदम लेजी रहते हैं, उनका इंटेलिजेंट आईक्यू लेवल भी कम होता है. द पेशेंट सफर फ्रॉम स्लो हार्ट रेट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो रेस्पिरेशन स्लो होगा. लो बीपी, ऑलवेज ज़्यादा ठंडी लगती है. लो बॉडी टेम्परेचर, मतलब इनकी बॉडी भी हमेशा ठंडी रहती है. एंड दे हैव रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि या तो इनके सेक्सुअल हार्मोन्स प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं होंगे या इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्लो होगा. ओके, नेक्स्ट आता है सिंपल गोइटर. सिंपल गोइटर इज ऑल्सो हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब लो थायराइड हार्मोन. ये किसके वजह से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. देखो थायराइड हार्मोन कैसे बनता है, आयोडीन और टायरोसिन से बनता है. तो अगर आयोडीन ही नहीं है, अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है, वो बोलते हैं ना क्या आपके नमक में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वैसे ही पूछा जाता है क्या आपके नमक में आयोडीन है, वो टाटा सॉल्ट का ऐड करते हैं ना. तो अगर समझो अपने नमक में आयोडीन कम है तो उसके वजह से अपने बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अपना थायराइड ग्लैंड जो है वो गांठ बन जाता है, स्वेल हो जाता है, सूज जाता है. द डिजीज इज कॉमन इन हिली एरियाज, और ये ज्यादातर हमको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है. एडिशन ऑफ आयोडीन टू टेबल सॉल्ट प्रिवेंट दिस डिजीज, और इसीलिए आपको खाने में आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, तो उससे आपको सिंपल गोइटर नहीं होगा. इसमें बेसिकली होता है क्या, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, मैम इधर तो थायराइड ग्लैंड बड़ा हो गया तो ज्यादा हार्मोन बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. थायराइड ग्लैंड बड़ा हो गया है पर आयोडीन तो कम हो गया है ना, तो जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है बट टोटल आउटपुट ऑफ थायरोक्सिन इज रिड्यूस्ड. ग्लैंड बड़ा हो गया पर हार्मोन्स कम हो गए. ओके, फिर नेक्स्ट आता है कैल्सिटोनिन हार्मोन. नाउ दिस इज अ सेपरेट हार्मोन जो सी सेल से बनता है. हमने पढ़ा ना थायराइड फॉलिकल सेल्स के बीच में इधर सी सेल्स, जैसे आइस शेप के सेल्स होते हैं, ये होते हैं सी सेल्स. और ये सेल्स कौन से हार्मोन बनाते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन. कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल मेंटेन करके रखता है. इट इज अंडर फीडबैक कंट्रोल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन. ये कैल्सिटोनिन हार्मोन कब बनता है बच्चों,
इट इज सेक्रेटेड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम राइजेज इन द ब्लड। समझो आपके ब्लड में कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है, तो आपका बोन क्या करेगा, ये इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा ताकि ब्लड का कैल्शियम लेवल बैलेंस हो जाए, ब्लड का कैल्शियम लेवल बैलेंस हो जाए। सो जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो आपके बोन्स क्या करते हैं, इसको अपटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बोन में का कैल्शियम बाहर निकलना स्टॉप हो जाता है, बोन का कैल्शियम डीमिनरलाइज होना स्टॉप हो जाता है और बोन कैल्शियम अपटेक स्टार्ट कर देती है। सो इट लोअर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द प्लाज्मा बाय डिक्रीजिंग द रिलीज फ्रॉम द बोन्स। देखो नॉर्मली जब अपने ब्लड को कैल्शियम चाहिए तो वो बोन से मांगता है क्योंकि बोन के पास कैल्शियम है, लेकिन अगर ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया है तो बोन्स क्या करेंगे, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस रिलीज करना बंद कर देंगे और इनफैक्ट ब्लड में जो ज्यादा कैल्शियम चला गया है उसको ये वापस से अपटेक करना स्टार्ट कर देंगे, यानी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्सेलरेटिंग द अपटेक, एक्सेलरेटिंग मींस इंक्रीजिंग द स्पीड। तो हमारी बोन क्या करती है, ये हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस को वापस से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। अब नेक्स्ट अपना आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ये अपने पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये ऊपर 4 वटाने जैसे और नीचे 2, सॉरी ऊपर 2 और नीचे 2, थायराइड ग्लैंड के पीछे, थायराइड ग्लैंड के पीछे। ओके, so it is situated on posterior surface of the lobes of thyroid gland. Parathyroids are 4 in number and they are named as superior and inferior. ऊपर वाले glands को बोलते हैं superior, नीचे वाले को बोलते हैं inferior, and they are वटाने का shape का gland. Okay. The parathyroid secrete a peptide hormone called parath hormone. ये parathyroid gland कौन सा हार्मोन secrete करते हैं, PTH हार्मोन, जिसको हम कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। ये उल्टा काम करता है, ये थायराइड हार्मोन के जैसे उल्टा काम करता है। थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, देखो इधर मैं लिखती हूँ। थायराइड हार्मोन क्या करता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल, ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया है तो ब्लड का कैल्शियम लेवल ये लो करेगा। ब्लड का कैल्शियम किसमें एब्जॉर्ब होगा, एक मिनट, हाँ, ब्लड का कैल्शियम विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय बोन, ये थायराइड ग्लैंड करता है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ये उल्टा करता है, ये बोन का कैल्शियम सेक्रेटेड इन ब्लड, ये बोन का कैल्शियम ब्लड में सेक्रेट करेगा। यानी अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो बोन से ये कैल्शियम लेगा, और अगर ब्लड में ज्यादा कैल्शियम हो गया तो ये वापस से बोन में जाएगा बाय थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इन दोनों को हम, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड अदर टिश्यूज। क्या करता है ये हार्मोन, ये हमारे ब्लड और हमारे फॉस्फेट के बीच में अदर टिश्यूज का बैलेंस करके रखता है। रिलीज ऑफ पैराथ हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। देखो ये पीटीएच हार्मोन क्या कर रहा है, ये ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर रहा है। ओके, क्योंकि बोन का कैल्शियम ब्लड में आएगा तो ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर आप सोचोगे मैम अगर बोन का कैल्शियम ब्लड में गया तो बोन तो वीक हो जाएगी ना। यस, अपना बोन वीक हो जाता है और इसके वजह से बोन इजीली फ्रैक्चर होता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। आगे बताया है, इट ड्रॉ करना यानी कि निकालना, बाहर निकालना। सो इट टेक्स कैल्शियम from bones and increases calcium absorption in the digestive tract and reduces loss of calcium in the urine। मतलब ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा और यूरिन में भी कैल्शियम नहीं जाने देगा, पूरा कैल्शियम ब्लड में मिक्स हो जाएगा। सेक्रीशन ऑफ पीटीएच हार्मोन इज अंडर फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। तो जैसे ही अपने ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हुआ आपका पीटीएच हार्मोन बनता है और पीटीएच हार्मोन क्या करता है, वापस से ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। जैसे ही ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ गया आपका थायराइड हार्मोन बनता है और थायराइड हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड का कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वापस से ब्लड का कैल्शियम कम हुआ आपका पीटीएच हार्मोन सिक्रीट होगा। तो पीटीएच एंड थायराइड ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, ऑल राइट। Concentration of calcium and phosphate is maintained by PTH and calcitonin। calcitonin यानी कि थायराइड हार्मोन, calcitonin यानी कि थायराइड ग्लैंड और PTH यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, दीज टू हार्मोन्स फॉर्म एन एंटीगोनिस्टिक पेयर। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। जैसे इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल कम करता है और ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। वैसे ही पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम लेवल बढ़ाता है ब्लड में और कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम लेवल कम करता है ब्लड में। ओके, हाइपो सेक्रीशन ऑफ पीटीएच हार्मोन। हाइपो मींस लो सेक्रीशन ऑफ पीटीएच हार्मोन की वजह से क्या होगा, आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल लो रहेगा। ठीक है, समझो पीटीएच हार्मोन अगर लो है
तो आपके बोन का कैल्शियम आपके ब्लड में नहीं जाएगा, आपके ब्लड में नहीं जाएगा। So this increases excitability of nerves and muscles causing muscle twitch and spasm। तो इसके वजह से क्या होता है, आपके ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल लो है, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल लो है तो उसके वजह से आपके मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और अचानक से अकड़ी आ जाती है या अचानक से आपका ऐसे क्रैम्प आ जाता है, उसको बोलते हैं मसल ट्विच एंड स्पाजम। स्पाजम मतलब क्या होता है, अचानक से अकड़ी आ जाना, और मसल ट्विच मतलब क्या होता है, अचानक से हमारा मसल मोच आ जाना या ट्विस्ट आ जाना या क्रैम्प आ जाना। दिस इज कॉल्ड पैराथायरॉयड टिटैनी और हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी, यानी कैल्शियम की कमी के वजह से, लो कैल्शियम की वजह से ये सब हो रहा है। ओके, हाइपर सेक्रीशन ऑफ पैराथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर अब्जॉर्प्शन। हाइपर सेक्रीशन ऑफ पीटीएच हार्मोन, जितना ज्यादा पीटीएच हार्मोन बनेगा उतना ज्यादा कैल्शियम ब्लड में जाएगा, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। अब बोन्स का कैल्शियम अगर ब्लड में जा रहा है तो बोन्स तो वीक हो जाएगी, इसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। क्या बोलते हैं इसको हम, डीमिनरलाइजेशन। यानी बोन के पास जो कैल्शियम मिनरल था, बोन का जो कैल्शियम मिनरल था वो तो ब्लड में चला गया ना, किधर चला गया, ये कैल्शियम मिनरल ब्लड में चला गया, तो अब बोन्स का कैल्शियम है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती है और वो आसानी से टूट सकती है, बेंड हो सकती है या फ्रैक्चर हो सकती है, और इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमको ओल्ड एज में देखने को मिलता है। ऐसे बोन्स में होल्स हो जाते हैं। आपके कॉलेज में स्केलेटन की हड्डी होगी, वो स्केलेटन की हड्डी में आपने देखा होगा, ओरिजिनल हड्डी में छोटे 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 होल्स होते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस म्हणजे काय, ऑस्टियो मीन्स बोन और पोरोसिस म्हणजे होल्स, तो बोन में अपने होल हो गया, क्यों, क्योंकि बोन का कैल्शियम ब्लड में चला गया, है ना। सो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ये क्या होता है, इट इज कॉमन इन वुमेन हु हैव रीच्ड मीनोपॉज। तो ज्यादातर जिन वुमेन का पीरियड स्टॉप हो जाता है, यानी कि अबव 45 ईयर्स की जो वुमेन होती हैं, उनमें ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, और इसीलिए 45 साल के बाद औरतों को हड्डी का दर्द ज्यादा होता है। इसीलिए बोलते हैं ना, वुमेन्स हॉर्लिक्स पियो, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम मिलेगा बोन को। ऐसा कुछ नहीं है, दूध पियो तो अपने आप ज्यादा कैल्शियम मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड किधर प्रेजेंट है, अपने थोरैक्स के डोर्सल पार्ट में। इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ थोरैक्स एंड डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के पीछे और थोरैक्स के ऊपर ये एक छोटा सा पिंकिश कलर का बाइलोब्ड लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड टिश्यू म्हणजे काय है, ये अपने लिम्फ सेल्स बनाएगा। लिम्फ सेल्स कौन से होते हैं, बी सेल एंड टी सेल। लिम्फ सेल कौन से होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ओके, इट इज प्रोमिनेंट ग्लैंड एट बर्थ बट गेट्स ग्रेजुएटली एट्रोफाइड इन द अडल्ट। जब बच्चा पैदा होता है तो ये ग्लैंड काफी विजिबल होता है, क्लियरली बड़ा होता है, प्रोमिनेंट यानी विजिबल ग्लैंड। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये ग्लैंड हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके एट्रोफी होते जाता है। एट्रोफी यानी कि धीरे धीरे करके डिग्रेड होते जाता है, छोटा होते जाता है, इसीलिए इसको टेम्पररी ग्लैंड बोलते हैं। इट सेक्रेट्स द हार्मोन थाइमोसिन। इसका मेन काम क्या है, थाइमोसिन हार्मोन बनाना। देखो, आप बोलोगे मैम ये छोटा क्यों हो जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी में बहुत सारे लिम्फ ऑर्गन्स हैं जो आगे जाके आपके बी सेल और टी सेल बनाते हैं, बी सेल एंड टी सेल बनाते हैं। जब आपका बच्चा छोटा रहता है तो उसके बॉडी के लिम्फ ऑर्गन्स डेवलप नहीं रहते हैं, तो उनके बॉडी में बी सेल और टी सेल थाइमस ग्लैंड से बनता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के बाकी के लिम्फ ऑर्गन्स, जैसे मोनोसाइट्स हो गया, आपके लिवर हो गया, आपका किडनी हो गया, तो यहाँ पे आपके बी सेल टी सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो थाइमस ग्लैंड छोटा हो जाता है। ये बच्चों में कौन सा हार्मोन बनाता है, थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हार्मोन का क्या रोल है, इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, इम्यून सिस्टम डेवलप करता है टी सेल्स को मेच्योर करके। टी सेल्स हमारी बॉडी के फाइटर सेल्स हैं। कभी कभी ये एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करता है बाय प्रोवाइडिंग ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी बी सेल भी एक्टिवेट कर देता है और टी सेल भी एक्टिवेट कर देता है। बी सेल एक्टिवेट होगा तो एंटीबॉडी बनेगी, टी सेल एक्टिवेट होगा तो टी सेल्स बनेंगे, यानी टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल्स। याद आया। फिर अपना नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड। इसको हम सुप्रा रीनल भी बोलते हैं, सुप्रा रीनल। सुप्रा म्हणजे काय, अबव, आणि रीनल म्हणजे काय, किडनी। मतलब ये ग्लैंड हमको किडनी के ऊपर देखने मिलती है। ये देखो, जिसको समोसे के जैसा बोलते हैं ना, कैप जैसा है, तो ये है अपना एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड दो अलग अलग लेयर से बना है, मीसोडर्म एंड एक्टोडर्म से। दे आर लोकेटेड ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ ईच किडनी। ये किडनी के ऊपर कैप जैसे प्रेजेंट होते हैं। Adrenal glands are small conical yellowish gland and they show two different distinct regions. Adrenal gland basically छोटा सा ग्लैंड है जिसके दो रीजन्स हमको देखने मिलते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो ये देखो, ये है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मीसोडर्म
एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्रेट्स मेनी हॉर्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स हॉर्मोन्स बनते हैं। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 कंसेंट्रिक रीजन्स। ये देखो, ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है ना, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन आगे जाके 3 अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ये येलो वाली, इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर मिडल की जो थिक लेयर होती है इसको बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। और फिर नीचे वाली जो पतली सी लेयर होती है इसको बोलते हैं रेटिकुलरिस एड्रिनल। क्या बोलते हैं इसको? रेटिकुलरिस एड्रिनल। और ये आपका मेड्यूला वाला पार्ट है, ये आपका मेड्यूला वाला रीजन है। तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर का क्या फंक्शन है? सबसे पहले फर्स्ट लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, यानी जो बाहर की लेयर है, आउटर लेयर, इट सेक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी ये मिनरल सेक्रेट करते हैं। दे आर रिलीज्ड फॉर रेगुलेटिंग सोडियम एंड पोटेशियम आयन। कौन से मिनरल सेक्रेट कर रहे हैं ये? सोडियम एंड पोटेशियम आयन। और ये इनका काम क्या होता है? हमारे सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बना के रखना, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करके रखना और ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना। अल्डोस्टेरॉन इज अ अडल्ट हार्मोन विच इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। रिटेन करना मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। तो अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है एंड इट इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये क्या है? ये मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम का लेवल बैलेंस करके रखता है। आपका सोडियम पोटेशियम ही आपका हार्ट रेट डिसाइड करता है। सोडियम पोटेशियम लेवल क्या करता है? अपना हार्ट रेट डिसाइड करता है। सेकेंड लेयर आता है जोना फेसिकुलेटा। ये देखो, जोना ग्लोमेरुलोसा क्या कर रहा है? सोडियम पोटेशियम लेवल कर रहा है। ये जोना फेसिकुलेटा क्या करेगा? इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ओके, इट सेक्रीट्स कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का काम क्या होता है? ये ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड को मेटाबोलाइज करता है। कॉर्टिसोल इज एन इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड म्हणजे काय? ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मतलब थोड़ा ऐसे सप्रेस कर देता है। समझो आपका अभी अभी सर्जरी हुआ है, तो आपका अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, जैसे दूसरा किडनी लगाया या दूसरा लिवर लगाया, तो ऐसे टाइम पे आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्लो करके रखता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसको बोलते हैं इम्यूनोसिप्रेसिव, ताकि आपका वो जो नया ऑर्गन है वो आपकी बॉडी रिजेक्ट ना कर दे। इट सप्रेसेस यानी कि डीएक्टिवेट करना। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। कभी कभी क्या होता है पता है? समझो अभी मेरी किडनी खराब हो गई, मैंने अपने भाई की किडनी लगाई, हमारा जेनेटिक कंटेंट सेम है, हमारे पेरेंट्स सेम है, मतलब सब कुछ मैच करता है, ब्लड ग्रुप मैच करता है, सब मैच करता है, फिर भी मेरी बॉडी मेरे भाई की किडनी को रिजेक्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो उस टाइम पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना यानी उसको दबाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की। तो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। इट प्रिपेयर्स एनिमल्स टू फेस इमरजेंसी इन नेचर। ये जोना फेसिकुलेटा क्या करता है? इमरजेंसी वाली सिचुएशन में अगर आपको खाना नहीं मिला तो आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए। तो ये जोना फेसिकुलेटा क्या करता है? ये ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज कंटेंट होता है, ताकि इमरजेंसी में जब हमको एनर्जी की जरूरत पड़े तो अपने पास ग्लूकोज होना चाहिए। ओके, ऑल राइट, आगे देखो क्या बताया गया है। नेक्स्ट आता है जोना रेटिकुलरिस। ये सबसे लास्ट लेयर है। इसका काम क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ओके, मतलब ये सेक्स हॉर्मोन्स बनाता है। इन मेल्स दे हैव द रोल इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स लाइक बियर्ड्स, मुस्टैच, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। Excess sex corticoids in females causes adrenal virilism एंड हिरस्यूटिज्म। मतलब अगर फीमेल्स में ये सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा बन गए तो उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है, और अगर मेल में ये सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा बन गए तो गायनेकोमेस्टिया यानी मेल्स के बूब्स बड़े हो जाते हैं, उनके जो ब्रेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैन बूब्स या मूब्स बोल सकते हो, मेल्स के ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं इस हार्मोन की वजह से। फीमेल में अगर ये हार्मोन ज्यादा हुआ तो फीमेल्स को दाढ़ी मूछ आ जाएगी, मेल्स में अगर ये हार्मोन ज्यादा हुआ तो उनके ब्रेस्ट बढ़ जाएंगे। एंड्रोजन्स एंड ईस्ट्राडायोल्स आर दी प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड्रोजन्स यानी सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। ईस्ट्राडायोल्स मतलब ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन, ईस्ट्राडायोल मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन। ये अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर कम बना, हाइपोसेक्रीशन यानी कि लो सेक्रीशन, हाइपोसेक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है? अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम बना मतलब सोडियम और पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम बना तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो इट कॉजेज लो ब्लड शुगर, लो सोडियम एंड हाई पोटेशियम।
कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा। ओके, सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस ही बिगाड़ देता है, सोडियम एकदम लो, पोटेशियम एकदम हाई। इंक्रीज्ड लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन, और या आपका जो भी सॉल्ट है, आपका जो भी सोडियम है, वो आपके यूरिन से बाहर चला जाएगा। इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ओके, इट लीड्स टू वेट लॉस, इससे हमारा वजन वगैरह कम हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, उल्टी जैसी फीलिंग होती है, नौशिया मतलब ऐसे उल्टी जैसा फील होना, और वॉमिटिंग मतलब सच में उल्टी आ जाना, एंड डायरिया मतलब लूज मोशंस वगैरह होना। तो ये सब किसके वजह से होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हाइपोसेक्रीशन के वजह से। अगर ज्यादा बन गया तो भी प्रॉब्लम है भाई, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बन गए तो कशिंग्स डिजीज हो जाएगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे? ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो इट लीड्स टू हाई ब्लड शुगर, और आपके यूरिन में भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाएगा, आपका सोडियम हाई हो जाएगा, जिसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और ये ज्यादातर किस में देखने को मिलता है हमको? ओबेसिटी में, यानी जो मोटे लोग होते हैं, जो नॉर्मल बीएमआर से, जिनका हाई बीएमआर होता है। एंड वेस्टिंग ऑफ लिम्ब मसल्स, यानी कि हमारी बॉडी के जो लिम्ब मसल्स है, ये लिम्ब मसल्स भी एकदम ऐसे लूज हो जाएंगे। ओके, और हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। अब आता है अपना एड्रिनल मेड्यूला, ये बीच वाला रीजन। इट डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। देखो कॉर्टेक्स रीजन किधर से बना है? कॉर्टेक्स रीजन बना है मीसोडर्म से। किससे बना है कॉर्टेक्स रीजन? मीसोडर्म से। और मेड्यूला किससे बना है? एक्टोडर्म से। किससे बना है? एक्टोडर्म से। इट सेक्रीट्स 2 हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन बनाता है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट कर देता है। इसको आप 3F हार्मोन भी बोलते हो, दैट इज फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट वाली सिचुएशन में, जब आपको झगड़ा करना होता है, या जब आपको डर लगता है किसी से, या जब आप कोई नया काम करना स्टार्ट करते हो, यानी किसी अलग ही लेवल पे जाने की कोशिश करते हो। इधर फ्लाइट मतलब एरोप्लेन वाला फ्लाइट नहीं, इधर पे फ्लाइट का मतलब क्या है? जब आप कोई नया काम बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हो, तो एक्साइटमेंट रहती है, तो तभी 3F हार्मोन बनता है, यानी एड्रेनलिन हार्मोन। नॉर एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर अंडर नॉर्मल कंडीशन। इट इज ऑल्सो एक्ट एज वेसो कंस्ट्रिक्शन। अगर आपका बीपी लो हो गया है, तो बीपी को वापस से बैलेंस करने के लिए आपका नॉर एड्रेनलिन हार्मोन आता है। ये ब्लड वेसल्स को पतला कर देता है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सके, यानी नॉर्मल हो सके। फिर अपना नेक्स्ट ग्लैंड आता है पैनक्रियाज, ये तो आपका फेवरेट है। पैनक्रियाज में 2 टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, एक एसिनार सेल्स और एक आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। एसिनार सेल्स हमारे एक्सोक्राइन सेल्स हैं, यानी कि ये डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं। ओके, सॉरी, हाँ, ये डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं। और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये डक्टलेस ग्लैंड है। ये कैसी ग्लैंड है? ये डक्टलेस ग्लैंड है। तो आपको इधर एसिनार सेल के बारे में नहीं बताया है, सिर्फ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में बताया। 11वीं में हमने पढ़ा था एसिनार सेल्स के बारे में। इट डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म। इट इज बोथ एक्सोक्राइन, दैट इज इन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड एंडोक्राइन। Endocrine cells of pancreas form groups of cells called islet of Langerhans. Islet of Langerhans में से 4 टाइप के सेल्स होते हैं, और ये 4 सेल्स 4 हार्मोन बनाते हैं। सबसे पहला आता है अपना अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या सेक्रेट करता है? ग्लूकागॉन। ये देखो, जब अपनी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो अल्फा सेल एक्टिवेट होता है, और ये हमारी बॉडी में जो ये ग्लाइकोजन है, लिवर में जो ग्लाइकोजन होता है, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ये उसमें से ग्लूकोज बनाता है। जब आप उपवास रखते हो और आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे अपने को एनर्जी किधर से मिलती है? ग्लूकोज से। और वो ग्लूकोज किधर से आता है? ग्लाइकोजन से। तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाना, ये कौन करता है? अल्फा सेल्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोजिनोलिसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आता है बीटा सेल। अगर समझो आपके ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ गया है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बीटा सेल इंसुलिन प्रोटीन सेक्रेट करते हैं। इंसुलिन प्रोटीन क्या करता है? ये आपके लिवर और मसल को बोलता है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करो और ग्लाइकोजन बनाओ। क्या बनाओ? ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ग्लाइकोजन बना दो, ताकि आपका ब्लड का लेवल जो है वो बैलेंस हो जाए ग्लूकोज का। डेल्टा सेल्स क्या करते हैं? डेल्टा सेल्स आर ऑल्सो नोन एज सोमेटोस्टेटिन। ओके, दीज इनहिबिट द सेक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। समझो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बैलेंस्ड है, तो आपको ना डेल्टा सेल की, ना अल्फा सेल की जरूरत पड़ेगी, ना बीटा सेल की। ना अल्फा सेल की जरूरत पड़ेगी, ना बीटा सेल की। तो ये कौन बैलेंस करके रखता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इट डिक्रीजेस द गैस्ट्रिक सेक्रीशन, मोटिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब ये अपने बेसिकली डाइजेशन को स्टॉप कर देता है जब हम कुछ नहीं खाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पीपी सेल्स और एफ सेल्स।
इनको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करते हैं, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। जब आपको डाइजेशन स्टॉप करना है, जब आपको डाइजेशन स्टॉप करना है तो आप पीपी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये आपके डाइजेशन को स्टॉप कर देते हैं। क्या करते हैं, डाइजेशन को स्टॉप कर देते हैं। अभी नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है हाइपरग्लाइसेमिया या डायबिटीज मेलिटस। देखो दो टाइप की डायबिटीज होती है, एक डायबिटीज इंसिपिडस जो हमने एडीएच वाले में पढ़ा था, और एक डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस किसके वजह से होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल के वजह से। It is the most common metabolic endocrine disorder of pancreas. It leads to increase in blood glucose level. आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू अंडर एक्टिविटी ऑफ बीटा सेल्स, मतलब बीटा सेल ने इंसुलिन नहीं बनाया, इसके वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। इसी की वजह से क्या हो गया, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, विच रिजल्ट्स इन रिड्यूस सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। In children, such a condition is called insulin-dependent diabetes mellitus, यानी type 1 diabetes. The other form of diabetes is type 2. It is caused due to failure of insulin to facilitate the movement of glucose into cells. Reduced sensitivity of insulin is called insulin resistance. Type 2 diabetes में क्या होता है, देखो टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन बनता है लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, मतलब हो के भी यूजलेस है, तो उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ओके, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ओके, ऑल राइट। फिर नेक्स्ट आता है, इन बोथ द डिसऑर्डर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इंसुलिन बनेगा तो भी वो काम नहीं कर रहा है और इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो दोनों के वजह से अल्टीमेटली रीजन क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी यूरिन से ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज एक्सक्रीट हो जाएगा। और अगर आपके यूरिन से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज एक्सक्रीट हो रहा है तो आपके बॉडी के टिश्यूज वीक हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। एंड डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स इंक्रीजेस फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अगर आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो हमको आर्टिफिशियल इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है या दवा खानी पड़ती है। और आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए कभी कभी आपकी बॉडी क्या करती है, फैट को ब्रेक डाउन करके उसका कीटोन यानी कीटोन शुगर बनाना स्टार्ट कर देती है। एक तो पहले से इतना सारा ग्लूकोज है, ऊपर से अब कीटोस शुगर भी आ रहा है, तो हेडेक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना कौन सा हार्मोन्स आता है, गोनैड्स। गोनैड्स यानी कि सेक्स ऑर्गन्स, और ये सेक्स ऑर्गन कौन से ओवरीज एंड टेस्टिस। सबसे पहले ओवरीज के बारे में पढ़ते हैं। ओवरी में 4 हार्मोन बनता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। ईस्ट्रोजन हार्मोन किधर से बन रहा है, ये देखो, ये आपके फॉलिकल्स है, ये आपके फॉलिकल्स क्या बना रहे हैं, ये आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे जैसे फॉलिकल का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। सो दीज आर सेक्रेटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल। ईस्ट्राडायोल ये ईस्ट्रोजन का एक मेन टाइप है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करना, यानी कि फीमेल के ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, वॉइस का डेवलपमेंट। ओके, प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन कब बनता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ये देखो, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो प्रोजेस्टेरॉन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बनता है तो एंडोमेट्रियम वॉल डेवलप होती है, यानी प्रेगनेंसी होने की कंडीशन क्रिएट होती है। ओके, so progesterone hormone is secreted by corpus luteum of the ovary, and this hormone is very essential for thickening of uterine, okay, endometrium, thus preparing the uterus for implantation of fertilized ovum। मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के वजह से ही, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के वजह से ही फीमेल्स के अंदर इम्प्लांटेशन, यानी ये अपना यूटरस का वॉल है, इधर पे आपका जाइगोट आके इम्प्लांट हो जाएगा। सो ये किसके वजह से होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के वजह से। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट को डेवलप करता है। इट इनहिबिट्स यूटरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब आपकी फीमेल प्रेग्नेंट है तब ये यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे ये यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन कब बनता है, जब चाइल्ड डिलीवरी हो जाती है। तो इट इज सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद। ये क्या करता है, ये हमारे सर्विक्स को रिलैक्स कर देता है, थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड कर देता है ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके। सो इट रिलैक्सेस द सर्विक्स ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल एंड लिगामेंट्स ऑफ पेल्विक गर्डल फॉर इजी बर्थ ऑफ द यंग वन। बच्चा जल्दी बाहर आ सके इसीलिए रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट है इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन ये हमारे प्रोसेस को इनहिबिट करता है। इट इज सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ये इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, ये एफएसएच और जीएनआरएच हार्मोन को बनने से रोकेगा। मतलब जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो इस टाइम पे आपका कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, इनहिबिन हार्मोन बनाता है, जो नेक्स्ट एफएसएच और एलएच को बनने नहीं देती है। अगर ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हुआ
तो फिर FSH-LH बनेगा, पर अगर प्रेगनेंसी हो गई तो FSH-LH नहीं बनेगा, और इसको बनने से कौन रोकता है? इनिबिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट गोनाड आता है टेस्टिस। टेस्टिस सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन, ओके, एंड्रोजन भी बोल सकते हो आप उसको। टेस्टोस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स। ये देखो अपने दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो लेडिक सेल्स होते हैं, ये लेडिक सेल्स आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाते हैं, और ये हार्मोन किसके वजह से बनता है? LH हार्मोन की वजह से। सेकेंड चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा है। टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, rise in testosterone in blood level above normal inhibits LH secretion। तो अगर टेस्टोस्टेरॉन बढ़ गया तो बस हम LH को स्टॉप कर देंगे कि अब रुक जाओ, बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन हो गया, अब बाकी का हार्मोन बनाना स्टॉप कर दो। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपियरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन से दो चीजें होती है, एक स्पर्म डेवलपमेंट और एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब क्या? मिशी एने, दाढ़ी एने, मतलब बच्चों को फेशियल और प्यूबिक हेयर, चेहरे पे उनके दाढ़ी मूछ आ जाती है, उनके रिप्रोडक्टिव एरिया के आसपास उनके हेयर का ग्रोथ हो जाता है जिसको हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं। लड़कों की वॉइस एकदम हैवी हो जाती है, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, जिम विम जाने लगते हैं, फिर एकदम मैस्कुलिन स्ट्रक्चर हो जाता है, मेल अग्रेसिवनेस, मतलब बॉडी एकदम प्रॉपर मेच्योर मैन की जैसे हो जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट आता है अपना डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ कनेक्टिंग ग्लैंड विच इज बिटवीन मदर एंड फीटस। इट इज द इंटीमेट कनेक्शन, इंटीमेट यानी कि क्लोज कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटरिन वॉल। ये अपने फीटस, ये देखो ये अपना फीटस है और ये अपना यूटरस का वॉल है, तो यूटरस और फीटस के बीच का क्लोज कनेक्शन, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, ओके, एक मिनट। दिस इज अवर प्लेसेंटा। इट इज फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। देखो आपके फीटस से जो वेस्ट है वो मदर के पास जाएगा ये प्लेसेंटा की मदद से, और मदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो फीटस के पास आएगा प्लेसेंटा की मदद से। तो एक्सचेंज करने के लिए प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा सेक्रेट हार्मोन सच एज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड HCG एंड ह्यूमन प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन। दीज हार्मोन्स, ये हार्मोन्स का क्या काम है भाई लोग? ये हार्मोन्स चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे यूटरीन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे, और ये हमारे यूटरीन एंडोमेट्रियम का थिकनेस भी मेंटेन करके रखेंगे। यानी ये जो आपका एंडोमेट्रियम का लेयर है ये थिक रहना चाहिए ना, तो ही आपके फीटस को प्रोटेक्शन मिलेगी और न्यूट्रिशन मिलेगा। यानी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए प्लेसेंटा का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हार्मोन्स। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्मोन है। इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोसा सर्टन सेल्स आर एंडोक्राइन इन फंक्शन। These cells produce hormones which play very important role in digestive process। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं ये हार्मोन्स इंटेस्टाइन में। सबसे पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बोलता है गैस्ट्रिक जूस बनाओ, जिसके वजह से डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। ये भी डाइजेशन प्रोसेस को क्या करेंगे? फ्रॉम एंड बाइल फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ लिवर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये भी डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट करेंगे, यानी अच्छे से डाइजेशन करेंगे। CCK हार्मोन क्या करता है? ये अपने पैनक्रियास को मैसेज देता है कि तुम अपना एंजाइम्स बनाओ, एंड ऑल्सो स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल जूस। ये CCK हार्मोन गॉल ब्लैडर से बाइल जूस रिलीज करने बोलता है, ताकि हमारा फूड का जो एसिडिटी है वो कम हो सके। क्योंकि देखो आपके स्टमक में जो फूड बनता है बेटा वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अब ये स्टमक का फूड इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन के सेल्स मर जाएंगे, इसीलिए इंटेस्टाइन में जाने से पहले हमारा ये जो फूड है ये बाइल जूस के साथ मिक्स हो जाता है, इधर से बाइल जूस आता है। तो बाइल जूस फूड की एसिडिटी को कम कर देता है, और फिर ये फूड कम एसिडिक होने के बाद ही इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये CCK हार्मोन की वजह से होता है। एंड लास्ट में आता है GIP हार्मोन, दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये हमारे गैस्ट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन को स्लो कर देता है और डाइजेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। जब आप खाना नहीं खाते हो, उपवास रखते हो, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में GIP हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। खाना नहीं खाया तो क्या डाइजेस्ट करोगे? लास्ट में अपना आता है किडनी। किडनी के बहुत सारे फंक्शंस है, क्लास 11 ऑस्मो रेगुलेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है। इट्स प्रोड्यूसेस रेनिन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रायोल। रेनिन का काम क्या होता है? सोडियम का बैलेंस मेंटेन करके रखना। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? RBC बनाता है। और कैल्सिट्रायोल क्या करता है? ये विटामिन D एंड कैल्शियम बनाने में हेल्प करता है। कैल्सिट्रायोल इज नथिंग बट इट इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D। विटामिन D का ये एक्टिव फॉर्म है जो हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, ओके।
हार्ट का क्या फंक्शन है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इट इंक्रीजेस सोडियम एक्सक्रीशन बाय किडनीज। हमारे हार्ट मतलब हार्ट और किडनी का डायरेक्ट रोल है, क्योंकि किडनी रेनिन बनाता है। रेनिन सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करता है, और सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस होने के वजह से अपने किडनीज में से जितना ज़्यादा सोडियम एक्सक्रीट होगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा। यानी कि ब्लड प्रेशर और किडनी दोनों का डायरेक्ट लेना देना है। जितना ज़्यादा सोडियम उतना ज़्यादा लो बीपी। यस एवरीबडी, जितना कम सोडियम उतना ज्यादा हाई बीपी। ओके, उतना ज्यादा हाई बीपी। ओके, ऑल राइट। तो अब देखो इधर पे क्या बोला गया है, हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी इज अ यूज ऑफ हार्मोन्स इन मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन की कमी है तो मेडिकल ट्रीटमेंट से हम वो हार्मोन आर्टिफिशियली ले सकते हैं। और ये हार्मोन थेरेपी किधर किधर यूज होती है? प्रेगनेंसी में, मीनोपॉज में, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कैल्शियम वो पीटीएच हार्मोन की मदद से, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल भी ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो आप बचपन में ग्रोथ हार्मोन ले सकते हो। अभी मैं ग्रोथ हार्मोन लूंगी तो मेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली। हर एक हार्मोन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, कैंसर एटसेट्रा, तो हर एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन थेरेपी होती है, और इसके सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है। इट इज ऑलवेज 50-50%। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। इट इज अ वेरी रिस्की सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे होता है अपना ये चैप्टर खत्म। थोड़ा सा फास्ट गया ये वीडियो, इस वीडियो को 2 बार देखो, हर एक हार्मोन का क्या फंक्शन है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे से वीडियो देखो, एक फ्लो चार्ट बनाओ, सारे हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस है उसको एक फ्लो चार्ट बना के लिखो, और फ्लो चार्ट बना के अपने पास रेडी रखो। कभी भी मैं इसका फोटो मांग सकती हूँ चेक करने के लिए या रिवाइज करने के लिए, तो आपके पास ये रेडी होना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। अपने 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब बचे अपने 6 चैप्टर्स जो ऐसे खत्म हो जाएंगे। ओके, चलो मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। प्लीज रिवाइज प्रीवियस टॉपिक्स एंड गिव योर बेस्ट इन योर रेगुलर टेस्ट। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सून।